ॲक्च्युअली काय असतं माहिती आहे, आपण रोज-रोज अभ्यास केला ना, तर मग त्याचं कुठेतरी रिफ्लेक्शन आपल्या फायनल परफॉर्मन्समध्ये येतं, फायनल रिझल्टवर येतं. त्यामुळे डेली प्रिपरेशन हे प्रचंड इम्पॉर्टंट आहे. आज जेवढं क्लासमध्ये शिकवलंय, ते रोजच्या रोज रिवाईज करायचं, जास्त काही नाही. त्यामुळे काय होतं माहिती आहे, की आपल्या ते डोक्यात फिट राहतं, की ज्या दिवशी शिकवलंय, त्या दिवशी आपण ते रिवाईज केलं, तर मग ते वीकली टेस्ट किंवा म्हणून आपण ई-टी-ए जे पुढच्या टेस्ट आहेत, त्यासाठी सुद्धा आपल्याला यूज होतं. त्यामुळे डेली रिव्हिजन, डेली अभ्यास हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण असा किंवा म्हणू शकतो की एका आठवड्यात आपण कव्हर अप करायला गेलं तर खूप प्रेशर होऊ शकतं. त्यामुळे असं डेली अभ्यास केला की आपलं प्रेशर सुद्धा कमी होतं आणि आपल्याला एक स्वतःला कॉन्फिडन्स होतो, की हा माझा अभ्यास झालाय. रोज-रोजचा अभ्यास होतोय त्यामुळे मी वीकली टेस्टमध्ये खूप चांगला परफॉर्मन्स करू शकतो किंवा नेक्स्ट कोणत्याही एक अचानक सुद्धा टेस्ट घेतली, तरी पण मी खूप चांगला परफॉर्मन्स करू शकतो. असा आपला स्वतःबद्दल कॉन्फिडन्स येतो. सो डेली रिव्हिजन, डेली टेस्ट या सीरियसली घेतल्या पाहिजे आणि त्या तितक्याच इम्पॉर्टंट आहेत. सो इसमें मेन चीज ऐसे इज अबाउट द कंसिस्टेंसी. ओके, सो एक दिन करके नहीं चल रहा. कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस. ओके, सो ऐसे नहीं कि एक बार किया और छोड़ दिया. आज फक्त आजच मी चांगले काढले मार्क्स, उद्या जाऊ दे, करू दे, ऐसे नहीं होगा. इज नीड द कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी. एंड ये जो है ना, एक कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है. मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इफ आपको 70 चाहिए ना, 70 की भी कंसिस्टेंसी चाहिए. आज 70, फिर 50, फिर 40, फिर 30, ऐसे नहीं. 70 तो कंसिस्टेंसी विल बी 70. 80 तो सब सब्जेक्ट में 80 कंसिस्टेंसी होना चाहिए. इफ यू वांट 90 तो एवरी टेस्ट आपको 10 आउट ऑफ 9 मिलना ही चाहिए. ओके, इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तो ही जाके स्कोर आता है. राइट, एक दिन की पढ़ाई नहीं है. ओके, ये जर्नी जो 94 आता है ना, वो एक दिन की पढ़ाई नहीं है. एंड मे बी आई थिंक सो सेमी इंग्लिश है. राइट, हाँ, हे लक्षात घ्या. इज अबाउट सेमी इंग्लिश मधनं 94 आहे ते. तर एक मीथ असतं आपल्या डोक्यामध्ये, सर मी वर्नॅक्युलर मीडियम मधनं आहे, सो कैसे करेगा, कैसे याद रखेगा हम लोग इतना. ओके, सो सेमी इंग्लिश इज 94. सो कुछ स्टूडेंट तो पूरे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट से, तो भी नहीं आ रहा है स्कोर. ग्रीड माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग. मैंने क्यों ये पूछा कि आपको ये बताने के लिए इज पॉसिबल कि पास्ट में आप कौन से मीडियम से थे ना, इज नॉट मैटर. राइट नाउ प्रेजेंट क्या कर रहे हो, दैट्स मोस्ट मैटर. आज और कल क्या करोगे. पिछला गया, मैं 10th स्टैंडर्ड पूछूंगा भी नहीं क्या था पर क्या परफॉर्म. आज क्या करोगे, कल क्या करोगे, बस अभी क्या कर रहे हो. ओके, द कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इज वेरी गुड. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि नॉर्मली अभी कॉलेज चालू हुआ है ना, तो एक रीजन होता है कॉलेज में जाना है. ओके, मतलब हमने लेक्चर को एक्सटेंड किया, कॉलेज में जाना है. राइट, तो मुझे बताओ कॉलेज किती इम्पॉर्टंट आहे तुझ्यासाठी आणि किती तू लेक्चर अटेंड केले असं ऑफिशियली. ओके, आणि त्याचा काही मोठा काही इम्पॅक्ट पडला का तुला. ओके, आणि सेकंड थिंग, म्हणजे आम्ही सांगतो की जरा कमी जा कॉलेजला, म्हणजे तेवढा वेळ तुम्ही अभ्यास कराल उतना डेडिकेशन. मतलब स्टार्टिंग की फेज में जाना इज अराउंड जून जुलाई अगस्त. ओके, जब टेस्ट सीरीज चालू होगा तो फोकस टेस्ट सीरीज के ऊपर होना चाहिए. ओके, तू काय गाडी करशील, तू काय ऍडवाइस करशील. अटेंडन्स, मी क्लासमध्ये अटेंडन्स लाईक 99% माझं अटेंडन्स असेल, बिकॉज आपण रोज रेकॉर्डिंग्स ऐकणं वेगळं आणि प्रत्यक्षात आपण लेक्चर अटेंड करणं वेगळं. त्यामुळे प्रत्यक्षात लेक्चर आपण अटेंड केलं त्याचा इम्पॅक्ट आणि रेकॉर्डिंग्स ऐकण्याचा किंवा बघण्याचा इम्पॅक्ट हा वेगळा पडतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की थोडंसं कॉलेज थोडंसं बाजूला केलं ते आहे. प्रायोरिटाईज आपण आपल्या स्टडीज आणि क्लास, बिकॉज क्लासमध्ये आपण जास्त प्रॅक्टिस होते आपली, आपल्या म्हणजे पर्सनली सर प्रत्येकाचा अभ्यास करून घेतात. त्यामुळे क्लास पहिला प्रायोरिटाईज केला मी. आणि सेकंड थिंग, कॉलेजला सुद्धा जायची मी, बट असं होतं की माझा अभ्यास पहिला मला झाला पाहिजे. इव्हन आमची सॅटर्डेला वीकली टेस्ट असायची, तर फ्रायडे माझी कॉलेजला सुट्टीच. म्हणजे मला असं व्हायचं की 5ला घरी, 5-4ला मी घरी येणार आणि मग नंतर अभ्यास करणार, तर माझा अभ्यास प्रॉपर होणार नाही. प्लस सकाळी टेस्ट, तर मग मी फ्रायडेला सुट्टी, डायरेक्ट क्लासमधनं घरी, मग डायरेक्टली अभ्यास. बिकॉज सॅटर्डेचं वीकली टेस्ट मला असं होतं की नाही, मला आउट ऑफ काढायचंच आहेत. असं नाही की म्हणजे क्लासची टेस्ट आहे तर किती पण आले तरी चालतील, पण नाही, मला वीकली टेस्ट म्हणजे मला लाईक प्रत्येक टेस्ट माझी इम्पॉर्टंट आणि ती मला 110% मला माझं द्यायचंच आहे. सो कॉलेज थोडासा बाजू ठेवून मी माझी स्टडीज आणि क्लास जे आहे ते प्रायोरिटाईज केलं. सैटरडे को टेस्ट होती है, जो वीकली टेस्ट है. डेली टेस्ट ये डेली बेसिस के ऊपर होती है. वीकली टॉपिक टेस्ट होती है. जैसा टॉपिक खत्म हुआ, टेस्ट लाइनअप होती है. राइट, तो ये कॉन्फिडेंस होता है कि एक टॉपिक में मुझे 30 आउट ऑफ 28 मिला, इस मतलब 98% मेरा पढ़ाई हो चुका है उस टॉपिक का. ओके, पर आप कितना उसके ऊपर उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. फ्राइडे बोले ना, फ्राइडेला मी जायचीच नाही कॉलेजमध्ये. इस पूरा फोकस की मेरा सैटरडे का टेस्ट है, फ्राइडे पूरा दिन पढ़ाई करूंगी, सैटरडे मॉर्निंग को मेरा टेस्ट रहेगा. ओके, पर एक एक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जाके अचीवमेंट आता है. फक्त बोल बच्चन देऊन मी 90% काढणार, 85 चाहिए, ऐसे नहीं होता. इज नीडेड that much dedication. Okay, each and every day. Next is
स्वरांगी, तूने ये एक्सपेक्ट किया था क्या कि तुझे एचएससी में इतना 94 आएगा? व्हॉट डू एक्सपेक्ट? मग तू स्टार्टिंगला क्लास चालू झालेला तेव्हा जस्ट मध्ये 1-2 वीक झाले असतील. मग तेव्हा सरांनी आम्हाला एक पेपर दिला. त्याच्यावर सांगितलं, की प्रत्येकाने आपल्याला किती पर्सेंटेज हवंय ते लिहायचे. तेव्हा तर मी लिटरली 80 का 85% मी लिहिले असेल. नंतर मग अगदी लाइक 4-5 महिने बाकी असेल फायनलला, तेव्हा सरांनी एकदा ग्रुपवर मेसेज टाकलेला, की प्रत्येकाने आपल्याला किती पर्सेंटेज हवंय ते आता सांगा. तर माझं असं झालेलं, की मी इम्प्रूव्ह करत होती, परफॉर्मन्स मला कळत होता माझा. त्यामुळे मी टाकलं की 90 पण ॲक्चुअली मला मनात होतं की 95 आय वॉज एक्सपेक्टिंग 95 बट असं होतं की लाइक असं असतं ना की मिळाले नाही तर काय मग उगाचच जास्त टाकून काय हे करायचं म्हणून मी 90 टाकले. पण मग नंतर मला असं झालं की नाही यार आपल्याला वाटतं तर आपण टाकायचं म्हणजे मला जर माझा कॉन्फिडन्स असेल तर मी का कुणाच्या ओपिनियननी अफेक्ट करू. तर त्यामुळे गोल माझा एक सेट होतं आणि त्याप्रमाणे मी स्टडीज करत होते आणि गोल असं सेट असं ना की काय होतं माहिती आहे आपल्याला असं वाटलं ना की यार बस झालं गिव्ह अप करते मी बस मला अभ्यासाचा कंटाळा आला. मग ते असे पर्सेंटेज समोर दिसत आपल्या डोळ्यासमोर, की नाही मला तेवढे हवेत, म्हणजे मला अजून अभ्यास करायचा आहे, मी तिथपर्यंत अजून पोहोचलो नाहीये. तर मग तेव्हा मग आपल्याला एक एनर्जी येते, आपण बूस्टअप होतो आणि मग आपण अभ्यास करतो. त्यामुळे प्रत्येकाने असा गोल सेट करा आणि असं काही नाही, की यांना काय वाटेल, की मी एवढे पर्सेंटेज एक्स्पेक्ट करतो. काही नाही, आपण आपल्याला जेवढे हवे तेवढे आपण एक्स्पेक्ट करायचे आणि त्यानुसार आपण मेहनत आपोआपच आपल्याला ती एनर्जी ते बूस्टअप होतं, की आपण ती त्याने मेहनत करतो सुद्धा. त्यामुळे इतरांना काय वाटेल किंवा इतरांना आपण एवढं बोलतो काय वाटेल तर याचा विचार करायचा नाही. आपण आपलं गोल हे सेट करायचं आणि देन वी कॅन अचीव एनीथिंग अँड एव्हरीथिंग. ही जी एक्टिविटी है ना केली नहीं, ये लास्ट ईयर में मैंने किया था और बोला ना वो कि लिखा तो इधर इधर इसका कनेक्शन इधर तक है ओके. सो इफ मैं 94 लिख रहा हूँ, 93 लिख रहा हूँ, 85 लिख रहा हूँ, तो उतना डेडिकेशन ओनली लिख के नहीं होगा, वो करना पडेगा राईट. आणि मला अजून किस्सा तो आठवतोय की ती बोलली की नाही मी आय थिंक सो इज नियर बाय 2 months बिफोर ना एक्झाम फेबमध्ये होते आणि आय थिंक सो डिसेंबर राउंड चालू होण्याच्या अगोदर मी ग्रुपमध्ये ह्यांना सांगितलं की आज शाम को 6 बजे या 7 बजे आपको ग्रुप में रिवाइज परसेंटेज डालना है. जो हमने डिसाइड किया था ग्रुप में डालो, सबको समझ में आना चाहिए राईट. सो स्वरांगी तशी बोलली की मला असं वाटलं 94 95 मला काढायचे आहेत. सो तिने ड्रॉप केले 90 आणि 90 ड्रॉप केले तर मी हरबडलो तर मला माझे एक्सपेक्टेशन 95 होते. इज माय एक्सपेक्टेशन. तिचे एक्सपेक्टेशन होते पण डिस्क्लोज नाही केले, पण माझे एक्सपेक्टेशन होते 94 95 तर आलेच पाहिजे राइट. सो उसके ही चार्ट के ऊपर उसको मैंने रिप्लाई किया की यार आय एम एक्सपेक्टिंग 94 94 नाही सध्या टाकण्यासाठी टाकलेत ओके. बट इज लाईक सेम की तो डेडिकेशन आतून असं आलं पाहिजे. बाहेरून मोटिवेशन पेक्षा इंटरनल मोटिवेशन इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओके. नेक्स्ट टेस्ट ऐसे होता है कि एक बूस्टर राउंड असतो इज अबाउट एग्जाम में. हमने देखा कि जो ओवरऑल परसेंटेज है वो बढ़ने के रीजन क्या है इज अबाउट द बूस्टर राइट. सो हम लोग ना 2 बूस्टर देते हैं, कोविड से ही निकला ये बूस्टर राइट. इसके पहले हम लोग एक ही एग्जाम लेते ईटीएस एक्सपेरिमेंटल टेस्ट सीरीज ओके. लास्ट राउंड स्टडी कैंप, उसमें हमने 2 बूस्टर राउंड ऐड किए, बूस्टर 1 बूस्टर 2 ETS 1 ETS 2 एंड फाइनल. असे टोटल 5 राउंड असतात. स्टार्टेड फ्रॉम मंथ ऑफ नवंबर, अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होते हैं राइट. सो बूस्टर और ETS ने कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया तेरी परसेंटेज में? डेली टेस्ट आणि वीकली टेस्ट होतच होत्या. पण असं असतं ना, की आता एक चॅप्टर असतोय किंवा एक क्वेश्चन असतो त्यामुळे ठीक आहे चांगले मार्क्स पडतात. पण असं टेन्शन असतं कुठेतरी, की अख्खा सिलेबस आला तर काय? अख्खे असे 4-4, 5-5 चॅप्टर्स आले एकत्र एकाच पेपरला तर कसं होणार? मग तो जो कॉन्फिडन्स आहे ना, तो आपल्याला ETS मिळवून देतो. आणि बूस्टर राउंड म्हटलं तर खूप 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 इम्पॉर्टंट आहे बिकॉज आपण काय करतो माहिती थेरी जास्त आपण फोकस करतो. आपण ऑब्जेक्टिव्हकडे थोडंसं लक्ष नाही देत, दुर्लक्ष करतो बिकॉज आपल्याला असं वाटतं की ऑब्जेक्टिव्ह काय असे मिळून जातील. पण कॅल्क्युलेशन काय झालं ना तर 20 मार्क्स असतात पूर्ण ह्याच्यापैकी 80 पैकी ते आपले ऑब्जेक्टिव्हच असतात. थेरी सब्जेक्टमध्ये ऑब्जेक्टिव्ह हे आपण लेफ्ट आउट करतो. पण मला असं वाटतं की ऑब्जेक्टिव्हमुळे तुमचा स्कोर वाढू शकतो. थेरी तर आपण करतो पण ऑब्जेक्टिव्हकडे दुर्लक्ष केलं ना मग तेव्हा स्कोर डाऊन होतो. त्यामुळे बूस्टर राउंडमुळे प्रॅक्टिस झाली की ऑब्जेक्टिव्ह लर्न करायचे आणि ते इतकं लाईक डोक्यात फिट झालेलं ETS आणि बूस्टरमुळे की मग एंडिंगच्या 2 महिने नुसतं रिव्हिजन होत होतं, नुसतं रिव्हिजन बिकॉज तेव्हा अभ्यास झालेला आणि तेव्हा जर सिरियसली अभ्यास केला तरच मग नंतर रिव्हिजन आपल्याला खूप छान प्रकारे होतं. अदरवाईज मग एंडिंगच्या 2 महिन्यामध्ये आपण जर अभ्यास करायला बसलो तर मग ते शक्य नाहीये. मग कमी स्कोर डाऊन आपला स्कोर डाऊन होऊ शकतो. त्यामुळे एक्सपेरिमेंटल टेस्ट सिरीज बूस्टर राउंड हे सिरियसली घ्यायचे आणि ते छान प्रकारचा आपण अभ्यास करून गेलो ना आणि असं समजायचं की मी बोर्डची परीक्षा अटेंड करते, बोर्डची परीक्षा देते. मग तेव्हा आपल्याला आपण त्या डेडिकेशनने अभ्यास करू, त्या आपण असं म्हणजे त्या पर्सेंटेज किंवा असं गोल ठेवून आपण जे अभ्यास करू ना त्यामुळे तो स्कोर येईल आपला. बूस्टर राउंड एक्जैक्टली कॉन्सेप्ट का है. जब न्यू सिलेबस आया ना तो हमने देखा कि
12 के परसेंटेज इंप्रूव कहाँ पे हो सकते हैं? एक्चुअली इनके सिलेबस में क्वेश्चन आंसर बहुत कम है, लिखना बहुत कम है. इज अबाउट द जस्टिफिकेशन, डिस्टिंग्विश, कॉन्सेप्ट, केस स्टडी. ओके, इसके ऊपर ही 51% है. मतलब 80 आउट ऑफ 50 मार्क्स का ये सारा चीजें है, एंड 30 मार्क्स का वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर. ओके, पर ये ना सब लोग ना क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही फोकस करते हैं. क्वेश्चन आंसर मतलब वो ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, हो जाएगा, एक दिन एग्जाम के एक दिन पहले कर लेंगे, राइट? सो बूस्टर राउंड इज अबाउट दिस ओनली. यू हैव टू लर्न एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, केस स्टडीज, जस्टिफिकेशन, दैट्स इट. 50 मार्क पहले सिक्योर करो एंड देन 30 मार्क्स के लिए भागो. ओके, और एक पॉइंट उन्होंने बोला, और आज आज पण आपण डिस्कस केलं ना, ही आलेली नाव कायचं, निकिता भांबुरे आहे ती. राइट नाउ शी इज चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो आज सीए डे होता ना, सो वी आर सेलिब्रेटिंग सीए डे. सो उसमें निकिता भांबुरे आए थे ना, ये इसने भी सेम एक्सप्लेनेशन दिया. सो टॉपर इज सेइंग सिंपल. तू बोलतो ना कौस्तुभ, मी ऑक्टोबरची वाट बघतो, तुझा गेम झालाय. का सांगतो तुला? अक्टूबर तक स्टडी करना है, रिवीजन चालू करना है अक्टूबर के बाद. इज अबाउट द अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ओके, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इज अ पार्ट ऑफ द रिवीजन. 4 महीना रिवीजन करना है, और ये अभी स्टडी करना है. स्टडी मतलब वो लर्न करना ही स्टडी है. रिवीजन मतलब जो स्टडी किया उसको रिवाइज करना, वो रिवीजन है, राइट? तो बूस्टर राउंड एंड एटीएस ये रिवीजन करके देना है, स्टडी करके नहीं. तभी आप स्टडी करोगे तो आप पीछे आ गए. 80 तो सोचो ही मत आपको 80 आएगा, राइट? स्टडी आपको फिनिश करना है अक्टूबर तक. नवंबर, दिसंबर, जनवरी इज अ पार्ट ऑफ द रिवीजन. ओके, टोटल रिवीजन. फेब में आपकी एग्जाम है. ओके, आप बोलोगे बाद में करूंगा प्रिपरेशन. ठीक है ना सर, इतना थोड़ी क्लास की डेली टेस्ट है, ओके, वीकली टेस्ट है. एक एक टेस्ट जो प्लान किया है वो उसी तरीके से प्लान किया है. ऐसे नहीं की मला मजा येते म्हणून मी करतोय. बेटा टेस्ट लेना इज अ टीडियस वर्क. ओके, एग्जाम लेके वो चेक करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क. दिखने के लिए इजी ऐसे नहीं है. ओके, 90% क्लास करते ही नहीं है ये सारी चीजें. हम लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज परफॉर्मेंस में आपका अपग्रेडेशन आना चाहिए. सो मैं ऐसे चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पे आए इस स्टेज के ऊपर. ओके, और सब में कैपेबिलिटी है, समझते हैं? तो ऑल एग्जाम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, उतना ही सीरियसली ना इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट सवाल ये है स्वरांगी कि पेरेंट्स ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट परसेंटेज, यस और नो? सो पेरेंट्स ने कैसे तुझे हेल्प किया? इज अबाउट असतं ना की घरी प्रिपरेशन है आणि आपले के हमारे घर के इतने बड़े नहीं है. इज अबाउट कि 1 BHK, 2 BHK, बेडरूम में बेड हम लोग है बाहर. ओके, इट्स वेरी स्मॉल. तो उसमें प्रिपरेशन कैसे किया? पेरेंट्स का रोल इसमें कितना था? इस 94%. आई बाबांनी प्रचंड सपोर्ट केला. फर्स्ट ऑफ ऑल कधी मला असं नाही केलं की म्हणजे कमी मार्क मिळाले, अरे एवढेच कमी का वगैरे. बिकॉज त्याने मला की ठीक आहे, पुढच्या वेळी नेक्स्ट. आईचं नेहमी असं वाक्य असायला ठरलं, कमी जरा म्हणजे मॅथ्स थोडंसं माझं वीक होतं, तर मग त्याच्यामध्ये मला नेहमी थोडेफार कमी मिळायचे. तर मग ती जसं ठीक आहे, आता ठीक आहे, पण नंतर नेक्स्ट टेस्टला अजून चांगलं इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न कर. सो हे जो होतं ना, हे मला मोटिवेट करत होतं. बिकॉज असं पॅरेंट्स मला त्यावेळेला मिळालं असते की अरे केवढूचे केवढे कमी मार्क मिळाले असं म्हणाले असते, तर मी कुठे डिमोटिवेट झाले असते. पण त्यांनी तसं नाही केलं, मोटिवेट केलं. आणि जसं म्हणाले की अभ्यासाचा खूप टाईम लाईक असं असायचा, घरीच मी अभ्यास करायची. तर मग टीव्ही थोडा वेळ थोडा वेळ नाही, जास्त वेळ बंद करायला लावायची मी. आणि बोलायचे तेव्हा पण म्हणायचे, जरा थांबा, बोलू नका, जरा वेळ शांत राहा, मला पाठांतर करू दे. आणि मला सवय की मोठमोठ्याने वाचून पाठांतर करणं. मग सगळे मग तेव्हा गप्प असायचे, टीव्ही बंद, मग सगळं बोलणं बंद. त्यामुळे त्यांनी सुद्धा सहन केलं थोडंफार. सो येस, सगळ्यांमुळेच म्हणजे हे झालं. तो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट ना. प्रिपरेशन करें, हम लोग टीवी सीरियल देख रहे थे, हम मला सीरियल बघू दे. ओके, सो ऑब्वियसली ऐसे करोगे तो नहीं आएगा स्कोर बेटा. दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है. मेरे इधर ओनली 2 घंटा या मैक्सिमम 4 आवर्स वो हमारे पास होते हैं, मैक्सिमम घर पे होते हैं. तो घर पे भी उसी तरीके से इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है. सो जैसे हम लोग यहाँ पे मोटिवेट करें तो उधर भी घर से भी वैसे ही होना चाहिए. डेली आपको वीकली देखना चाहिए, भाव या वीकचा टेस्टचा रिपोर्ट का आला तुझा, पेपर आले का, दिखा मुझे पेपर में कितना स्कोर है, कहाँ पे स्कोर डाउन हो रहा है. ओके, बघा लक्षात घ्या, आप ना अभी जो स्टूडेंट है या वो 1-2 साल में उनको जान रहे हो, जो 11वीं से है 11-12 जान रहा हूँ, पर अभी उनका एज ना 16 है, 16-17 रहेगा. ओके, 15 साल आप जान रहे हो उनको. ओके, मैक्सिमम मेरे पास वो 2 घंटे होते हैं. इज नॉट अ पर्सनल टच ऑल्सो. ओके, ऐसे क्लासरूम मध्ये बसलेले असतात ते बिचारे. ओके, इज नॉट 1-to-1 की उसको मैं पहचानता हूँ, इसका बिहेवियर कैसे है, इसका कल्चर कैसे, आई डोंट नो. ओके, पर आप उनको बहुत जानते हो.
वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो एटलीस्ट जैसे रिजल्ट लग रहा है ना, जैसे एक एग्जाम हो रही है वीकली, तो पूछना बहुत डेली होता है एग्जाम, ओके। ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि सैटरडे को टेस्ट नहीं हुआ, नहीं रहेगा तो मंडे ट्यूसडे हम लोग लेते ही लेते हैं, कुछ रीजन की वजह से कैंसिल हुआ तो, राइट। बट डेली टेस्ट होता ही है, वीकली टेस्ट होता ही है, होगा ही होगा। भले कभी लेक्चर एक कम हो जाए पर टेस्ट होगा ही होगा, राइट। तो आपको ये पूछना जरूरी है कि बाबा लास्ट टेस्ट का रिजल्ट आया क्या, लास्ट टेस्ट का पेपर आया क्या, दिखा मुझे पेपर क्या है, ओके। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ उनको चिल्लाओ, पर एटलीस्ट देखो ट्रैक कैसे हो रहा है, वो इंप्रूव हो रहा है क्या, उसको थोड़ा इंटरनल मोटिवेशन दे दो कि हो जाएगा, ओके। या नहीं आ रहा तो मिलने के लिए आओ। कोई भी पेरेंट्स अभी तक मुझे मिलने के लिए नहीं आए कि सर इसका परफॉर्मेंस डाउन क्या है, ऐसे क्यों है, ओके। ये कर रहा है पर नहीं आ रहा है परफॉर्मेंस, ऐसा क्यों है। पर आपको ही नहीं पता मेरा बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है, इसलिए आप नहीं आ रहे। इफ आते तो आप अंकिता मैम को फोन करते, 10 बार पूछते, अंकिता मैडम ओनली अब्सेंटिज्म के लिए कॉल करती है, ओके। नहीं आया तो कॉल करते, पर आपके पास से ये कॉल नहीं आता कि मैम अभी वो ट्रैक में है क्या, नहीं है कि ऑफ ट्रैक है, कौन सा सब्जेक्ट उसका वीक जा रहा है। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सामने से आओ। हम लोग को भी अच्छा लगता है कि आप पूछ रहे हो, दिस अ कॉन्शियस, मतलब मी एक्झाम्पल दिलं स्वरांगीच्या मम्मीचं, ओके। सो मतलब इज इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ द पॅरेंट्स ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, की जेव्हा रिझल्ट होता मला अजून आठवत आहे, सगळं वाइंड अप झालं आणि तुम्हाला पण आठवत असेल की पेपर असं दिलेलं की सर इथे का हिला कमी दिली, इथे का हिला कमी दिले, पॅरेंट्स पूछ इथे इधर क्यों कम दिया, मतलब ठीक आहे राहू दे, युनिट टेस्ट आहे, इज नॉट अ बिग डील, ओके। पण मला ते आवडलं की स्टुडंट नाही विचारलं कमी का दिले, कोण विचारतं पॅरेंट, मग मला सांगा इथे कमी काय आहेत, म्हणजे काय तुमचं एक्सपेक्टेशन आहे तिथे, ओके। पण माझे काय एक्सपेक्टेशन नव्हतं, कारण मी पेपर चेक केलं नव्हतं, इज अबाउट स्टाफ चेक करता है वो रिजल्ट आता है, क्लियर। बट इज लाइक ही इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है, द पेरेंट सपोर्ट इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्रॉस 90%, ओके। ओनली उनका ही रोल नहीं है, ओके। सो आपका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके बाद थोड़ा आप भी ध्यान दोगे। हम लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, पर ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है तो 1-to-1 करना तो डिफिकल्ट हो जाता है। पर आप चाहिए तो आप 1-to-1 आ सकते हो मिलने के लिए, ओके। अंकिता मिस से मिलो, ओके। जैसे परफॉर्मेंस वीकली है, डेली है, ओके। क्या परफॉर्मेंस ऑन ट्रैक है, नहीं है, 15-15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। मैं ऐसे नहीं बोल रहा रोज आना है उनके जैसा, पर मंथ में एक बार हम लोग मिलने के लिए आ सकते हैं। 15 दिन के बाद स्कूल में जाते थे ना हम लोग मिलने के लिए, तो अभी क्यों नहीं आ सकते, हाँ। तो नेक्स्ट इज ऐसे क्या लगता है, डिड यू मेक एनी मिस्टेक, मतलब असं वाटतंय का कि मैंने ये मिस्टेक किया, ये नहीं किया होता ना तो मे बी स्कोर और मेरा इंप्रूव होता। अभी इंप्रूव तो है ही, 94 के ऊपर अभी क्या आएगा, तो भी ऐसे लगता है कि ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए था, ओके। ये थोड़ी मिस्टेक कर ली मैंने, ओके। ये आप मत मिस्टेक करो, ओके। ऐसे कौन सी मिस्टेक थी? ओव्हरऑल स्कोर बघाल तर सगळ्यामध्ये मला मार्क्स चांगले आहेत. फक्त इंग्लिशमध्ये माझा स्कोर गडगडलाय. तर पहिलाच पेपर होता ना तो. सो असं होतं की धाकधूक असं होत होतं की टेन्शन येत होतं फुल ऑन की कसं पेपर जाईल वगैरे. आणि इतर सब्जेक्ट जरा जास्त मी फोकस केले. मला असं वाटतं कुठे ना कुठे इंग्लिश थोडंसं राहिलं. ते चॅप्टर्स वाचायचे. इंग्लिशमध्ये लँग्वेजमध्ये काय असतं, आपण चॅप्टर्स वाचतो, आपण त्याचे क्वेश्चन आन्सर वाचतो. पाठ काही काही नाही, काही करत नाही आपण. आपण ते वाचतो, आपण ते समजून घेतो. ते थोडंसं माझं गेस राहिलं, म्हणून मला थोडासा स्कोर म्हणजे माझे एक्स्पेक्टेशनपेक्षा थोडेसे मला कमी मिळाले त्या एका सब्जेक्टमुळे. आणि दुसरं म्हणजे की अकाउंट्समध्ये ॲक्चुअली सरांचं यावेळेला 100 आउट ऑफ 100 टार्गेट होतं. पण मी पण मला पण असं खूप हे होतं की शिट मी 100 आउट ऑफ 100 माझं हे होतं आणि मला ते मिळाले. पहिला माझा रिझल्ट आला, पहिला मी अकाउंट चेक केलं किती मिळाले. तर मग त्याच्यामध्ये ॲक्चुअली प्रॉब्लेम काय झाला, माझे सगळे ऑब्जेक्टिव्हज राईट होते. देन माझे सम्स टॅली झाले. फक्त एक प्रॉब्लेम होता, ते म्हणजे ॲडमिशन अकाउंट मी टॅली करायला गेले आणि ते पहिलं चुकलं. तर ते खाडाखोड गेली आणि मग परत केलं, त्यामुळे माझे ते मार्क्स गेले. तर आपण अकाउंट्समध्ये हे ट्राय मला असं वाटतं तुम्ही केलं पाहिजे की जास्त खाडाखोड नाही. बिकॉज एनडीला जेव्हा तुमचा पेपर 90+ असं जातो ना, तेव्हा मग काय करतात, मग ते खाडाखोड वगैरे असतं ना, त्याचे पटापट मार्क्स कापून जातात. इव्हन थेअरीमध्ये सुद्धा की मग ते एकदम प्रॉपर चेकिंग होते. तर ते जरा लक्ष दिलं पाहिजे. आणि थेअरीमध्ये माझे जरासे पटापट लिहिताना माझे थोडं अक्षर एंडला थोडंसं हे झालं, मेसअप झालं असेल. त्याच्यामुळे पण थोडंसं हे झालं. पण तरी पण प्रॅक्टिस असली पाहिजे आणि मी प्रॅक्टिस करत गेले, पण माझं थोडंसं हँडरायटिंगवर कमी लक्ष गेलं. तर त्या हँडरायटिंग सुद्धा सुधारली पाहिजे. नुसतं स्पीड असून उपयोग नाही. स्पीडसोबत तुमची हँडरायटिंग सुद्धा कशी येते ते सुद्धा तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. सो ह्या सगळ्या गोष्टी मी मिस्टेक केल्या, तर मला असं वाटतं तुम्ही नका करू. आणि यावेळेला 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्समध्ये मला तरी हवंय आणि सरांना सुद्धा. व्हेरी गुड. म्हणजे
जैसे रिजल्ट एग्जाम गिरने के बाद मैंने जो एक्सपेक्टेड है ना ये आएंगे 100, तो मैंने सबको फोन किया, कैसे गया पेपर, बोले सर डन, ऑब्जेक्टिव ऑल क्लियर एंड सब टैली, ऑप्शन के साथ कुछ अभी आकांक्षा शर्मा जो है ऑप्शन के साथ ऑप्शन भी मैंने सॉल्व करके आई सर। मैं बोलो कि अरे यार फिक्स है, ओके है 100 है ऐसे, पर वही सिली मिस्टेक इज लाइक हम लोग कैंसिल कर दे ना, मतलब उसने बोला कि मैंने एडमिशन लिया, अटेम्प्ट किया, बाद में टैली नहीं हुआ इसलिए उसको कट कर दिया, वापस सॉल्व किया, 1 मार्क्स गया। ओके, इज रिक्वायर्ड द एक्यूरेसी इन अकाउंट्स, दे एक्सपेक्टिंग द एक्यूरेसी, राइट। जब 90 क्रॉस होता है तो मॉडरेटर 2 बार चेक करता है, ओके 80 के 90 के ऊपर गया तो स्कोर वापस रीचेक होते पेपर, ओके एंड वो 100 नहीं मिले, उनकी चाहत है वो कम कर देते कहाँ पे, तो ये तो प्रेजेंटेशन में कुछ लोग ऐसे भी है जिनको अभी 98 97 मिला है, बिल ऑफ एक्सचेंज की टोटल करते हैं, शेयर ऑफ शेयर की टोटल करते हैं, टोटली नहीं किया, भूल गए स्पीड में, एक मार्क चला गया, वैसे करे से 98 97, ओके सिली मिस्टेक इज अ बेसिक, ओके सो इतना परफेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड विद इन अ टाइम, ओके अभी कुछ लोग बोले कि सर मुझे टाइम नहीं कंप्लीट, मतलब हेंचे पर कोई सेम असाइज आई थिंक सो, देखो हम लोग ना इंटेंशनली टाइम कम देते हैं, मुझे पता है कि वो नहीं होगा कंप्लीट, आई नो, ओके पर मैं सब लोग यही करी सर वो ऑन टाइम ही नहीं होता पेपर, कंप्लीट ही नहीं होता पेपर कंप्लीट, अरे मैंने ज्यादा टाइम दिया तो एग्जाम में जो ज्यादा मिलने वाला नहीं है ना, पर मैंने कम दिया ना तो एटलीस्ट आपका स्पीड बढ़ के वहां पे ज्यादा टाइम मिलेगा, ओके मतलब मुझे इतना पता है कि इधर यूनिट टेस्ट में इनके अकाउंट के पेपर कंप्लीट नहीं होते थे, कुछ ना कुछ तो रह जाता था, पर मेन एग्जाम में पब्लिक ने मतलब स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा सम सॉल्व करके आए हो ऑप्शनल के साथ, ओके सो इज अ गेम ऑफ डेली टेस्ट, ओके जो स्पीड आती है ना उसकी वजह से ही स्पीड आती है, राइट। सेकंड है कि सवाल कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ऐसे नॉर्मली होता है कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितने घंटा पढ़ना चाहिए, तो डेली म्हणजे आता जून जुलै ऑगस्ट पर्यंत किती, जब एटीएस बूस्टर राउंड असेल तर किती, एंड देन एटीएस रहेगा तो उस टाइम कितना, ओके लास्ट, एंड जब सब खत्म होने के बाद 1 मंथ होता है तो उसमें कितना टाइम अलोकेट किया था प्रिपरेशन की। खरं तर असा प्रश्न मी इतरांना विचारायची 12वीत असताना की तुम्ही किती तास प्रिपरेशन करायचात वगैरे, तर असं ते आपण ते तास असे ऐकले ना की आपल्याला असं होतं की शिट एवढे एवढे तास अभ्यास करायचा असं होतं. पण मी एक सोपा हे सांगेन सोल्युशन सांगेन की आपण सकाळी उठताना ठरवायचं की मला हा अभ्यास करायचा आहे, हा सब्जेक्ट कंप्लीट करायचा की हे चॅप्टर्स कंप्लीट करायचे आणि ते किती तास लागू दे मग असं ठरवायचं की आजच्या आज झाले पाहिजे, 11 वाजू दे 12 वाजू दे किती पण वाजू दे, आजच्या आज तेवढे चॅप्टर्स झाले पाहिजे म्हणजे झाले पाहिजे. मग ते तासाचं गणित मग आपल्याला थोडंसं एवढं प्रेशर येत नाही. फक्त सब्जेक्ट या चॅप्टर्स अलोकेट करायचे दिवसाला आणि तेवढे झालेच पाहिजेत. असं करून अभ्यास केला ना मग ते तासाचं प्रेशर वगैरे येत नाही आणि मग त्या आपण त्याच्या स्पीडने अभ्यास करायला गेलो ना, की हे मला आज अचीव्ह करायचंच आहे. मग ते होऊन पण जातं आणि ते तास जातात ना, ते आपल्याला कळून पण येत नाही. त्यामुळे ते तासाचं गणितपेक्षा मला असं वाटतं आपण ठरवायचं, की आज एवढे करायचं म्हणजे करायचं. किती पण वाजू दे. मग ते झालं, की मग आपण इझिली मग ते तास कसे जातात ते कळत मस्त पॉइंट सांगितलं कि नॉर्मली स्टूडेंट बोलते हैं कितना घंटा प्रिपरेशन करना चाहिए, तो ऐसा कोई प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता, इस डिपेंड अपॉन द सब्जेक्टिव है, मतलब कि कोई 1 घंटे में प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 2 घंटे में उस प्रिपरेशन करेगा, किसको 3 घंटा लगेगा, किसको 4 घंटा रहेगा, पर इतना गोल होना चाहिए कि आज का गोल क्या है। तो देखो सिंपल डेली टेस्ट के लिए एक ही गोल होता है, कल का क्वेश्चन, ओके कल का क्वेश्चन एक ही गोल है, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन जब तक होता नहीं तब तक मैं सोऊंगा नहीं या सुबह उठ के मैं करूंगा, ओके म्हणजे आता आम्ही ऑब्झर्व केलं काही लोक एकदम ना येताना पण जरी हातामध्ये काही बुक बी काय नसतं, फोन असतं हातामध्ये, इज अ बैड थिंग, ओके इफ आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओके बाकी आप ओवरलोडेड हो, अभी कॉलेज चालू हुआ तो उसका ओवरलोड होता है, पर डेली प्रिपेयर जिकडे जिकडे टाइम मिलेल उधर उधर प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर टारगेट रखना कि आज मुझे एक चैप्टर को फिनिश करना है, आज मुझे 2 चैप्टर को फिनिश करना है, ओके सो ये टारगेट है। सो मेरे क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गए, स्टूडेंट के पास से कोई क्वेश्चन है तो कौन आएगा, विराज माइक, यस ऑडियंस में इधर, सो आपको कुछ डाउट रहेगा पेरेंट्स को भी तो भी पूछना, पेरेंट्स भी है, पेरेंट्स को पेरेंट्स के साथ पूछना है तो भी पूछो, या स्वरांगी के साथ भी क्वेश्चन पूछ लो, फिर हाथ ऊपर और पूछना, ऐसे चुपचाप मत बैठना, कोनच नहीं, एक तो बहुत समझा नहीं तो कुछ नहीं समझा। यस एनी डाउट एनी क्वेरी एनी डाउट, यस दर्शन 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 प्रेजेंटेशन एंड हैंड राइटिंग,
Average. I think so. Your handwriting also average ना. Average स्वरांगी handwriting also average. असं काही मोठं असं काही excellent नव्हतं. It's average handwriting, but presentation is very nice. Presentation is matter more. मैंने आई थिंक सो बैच में बोला कि नहीं पता, मैंने इनको भी बोला था, बोले लोग हाँ, तो नॉर्मली मेरा डायलॉग क्या होता है प्रेझेंटेशन और हँडरायटिंग के ऊपर. ह्यांना पण सांगितलंय असेल मी लोअर परल ब्रांच मध्ये बताया रहेगा की ना आम्ही सांगतो की समजा एक मुलगा दिसायला चांगला है, अच्छा है दिखने के लिए, ओके, सो बाल अच्छे हैं, फेस अच्छा है, तो कुछ भी पहने वो अच्छा ही दिखेगा, यस और नो, राइट. पर एक बंदा है वो दिखने के लिए अच्छा नहीं है, पर कपड़ा इस तरीके से पहना है ना, लोग बोलते हैं अरे वाह क्या पहना तूने कॉम्बिनेशन, तो वो दिखने के लिए भी अच्छा दिखता है. सो सेम लाइक हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन इज अ कॉम्बिनेशन. मैं अभी नहीं बोलूंगा कि हैंड राइटिंग इंप्रूव हो जाएगा 15 साल नहीं कि अभी क्या करेगा. हेलो, प्राइमरी से वो चालू है सब काम हैंड राइटिंग का. म्हणजे आम्हाला माहिती है, आता रोही छोटी है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैंड राइटिंग नहीं आ रहा है. अरे ठीक है, उधर तो उस लेवल तो ठीक है, पर अभी मैं 12th में थोड़ी मैं बोल सकता हूँ हैंड राइटिंग की प्रेजेंटेशन की हैंड राइटिंग के ऊपर काम कर, अभी नहीं काम कर सकते, अभी वो टाइम नहीं है मेरे पास, ये सो नो. तो मैं ये कहता हूँ कि हैंड राइटिंग नहीं है ना, तो एटलीस्ट गो फॉर गुड प्रेजेंटेशन. पेंसिल वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए कि वो दिखने के लिए ऐसे लगे कि आपकी हैंड राइटिंग इग्नोर हो जाए. ओके, सो हैंड राइटिंग मैटर करती है, पर एटलीस्ट रीडेबल होनी चाहिए. मतलब आप क्या लिख रहे हो सामने वाले बंदे को समझ में आना चाहिए. ओके, आप ऐसे लिखोगे कि आपको भी नहीं समझ में आ रहा आप क्या लिख रहे हो, तो उसको हम लोग बैड हैंड राइटिंग कहते हैं. पर आप लिख रहे हो, सामने वाले बंदे को समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है, हैंड राइटिंग में कोई गड़बड़ नहीं है. फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करो, स्कोर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट. यस, ओके, एनी डाउट और हाँ. आपने बोला कॉलेज का जाना जरूरी नहीं है, लेकिन जब बच्चे नहीं जाते हैं तो वो जो आता है फोन और वहाँ पे जो हम लोग को दिखाया जाता है कि आप नहीं करोगे तो इज्जत के में बोलोगे बस. अभी तक एक भी देखो, अभी लगभग इधर 4 ईयर्स मैं रन कर रहा हूँ. इसके पहले डिग्री हम लोग रन कर रहे थे, एंड राइट नाउ द प्रोफेशनल्स. इसे किसी का भी हॉल टिकट वो लोग नहीं होल्ड करते 99%. ओके, इफ है तो उसको कुछ तो ऐसे बोलने का कुछ है, प्रॉब्लम है, इशू है, थोड़ा रोने का, और कुछ नहीं है, और क्या है. हाँ, ओके, पर कैसा है कि मैंने क्या बोला, पहले स्टार्टिंग में मन में जाओ, जून जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना जाओ ना, आराम से जाओ. डेली मैं वो वही बोल रहा हूँ, जाना है कॉलेज के अंदर जाओ, बाहर नहीं. सर, आपने कॉलेज जाने के लिए मैंने थोड़ी किया, आपने क्या बोला, कॉलेज के अंदर जाओ. हाँ, वही बोल रहा हूँ, कॉलेज के अंदर जा रहे हो ना तो ठीक है. मतलब मुझे क्या कहना है, जाने अभी जो मंथ है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, देयर इज नो एनी प्रेशर. ओके, जब बूस्टर राउंड आएगा ना तो डेली होगा. आज पेपर एक दिन गैप, दूसरा पेपर एक दिन गैप, तीसरा. लेकिन अभी जुलाई में एडमिशन चालू है FIDC, हम्म. उस वजह से लेक्चर्स नहीं हो रहे. नहीं हो रहे तो हमारा कोई इशू ही नहीं ना. हाँ, लेकिन वो लोग बुक्स का काउंट नहीं करते उस टाइम. वो बोलते जब लेक्चर्स होंगे तभी आप. हम अगस्त में जाओ ना, वही 2 महीना जाओ. क्लासेस की टाइमिंग की भी बोलते हैं ना कि डेट छूटते हैं तो बच्चे वहाँ पे पहुँचने में तो फर्स्ट लेक्चर मिस हो जाता है. ठीक है, कम हो जाता नहीं ऐसे कुछ नहीं है. डेली मुझे लगता है सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस होता है, राइट ना. हाँ, सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस होता है. मतलब एक लेक्चर मिस आउट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड लेक्चर में अटेंडेंस है ना. ओवरऑल ऐसा कुछ इशू ऐसा कुछ नहीं इशू होता, 99% तो होता नहीं है. अभी उन्होंने आपके ऊपर गुस्सा निकाला तो कुछ भी हो सकता है. उसके लिए भी हाँ. ऑप्शन है ना सर आपके पास. अगर वो टीचर या प्रिंसिपल कोई भी एक्शन लेता है तो क्लास के हेल्प ले सकते हैं. हाँ, ऐसा कुछ इतना कुछ नहीं होता. 90% देखो, वही बोल रहा हूँ, अगस्त सितंबर तक आपको जाना है. उसके बाद जैसे इंपॉर्टेंट है, मतलब फॉर एग्जाम्पल वाइस प्रिंसिपल का लेक्चर है तो जाना इंपॉर्टेंट है. गुस्सा आएगा नहीं गया है तो, मैं मेरे लेक्चर में नहीं आएगा तो मैं गुस्सा करूंगा ही. तो ऐसे HOD का लेक्चर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो वहां पे जाना जरूरी है उस इस सेक्शन में. जहाँ पे जूनियर कॉलेज है, जूनियर कॉलेज अभी SNDT कॉलेज, अटेंडेंस कंपलसरी, उधर कंपलसरी. कुछ कॉलेज जूनियर कॉलेज, फॉर एग्जाम्पल शारदाश्रम कॉलेज है, ओके, उसके बाद शिरोडकर हाई स्कूल है, वो स्कूल है ना, जूनियर कॉलेज है, तो दे स्ट्रिक्ट विद द अटेंडेंस. ओके, जो नॉर्मल सीनियर जूनियर सीनियर कॉलेज अटैच होता है ना, तो ऑटोमेटिकली ना सितंबर के बाद 90% पब्लिक जाता ही नहीं है. तो उसमें आप नहीं रहोगे, ऐसे 90% पब्लिक रहेगा. 90% पब्लिक को तो हॉल टिकट देंगे ऐसे तो होगा नहीं, उनका ही रिजल्ट डाउन आएगा, समझा. तो स्टार्टिंग के फेज में भेजो, अगस्त सितंबर तक भेजो, उसके बाद स्लो कर देना. मतलब वीक में 3 बार जा रहा है, वीक में फिर 2 बार जा रहा है, ऐसे करके अटेंडेंस को रिड्यूस करना. पर ये देखना कि वो घर पे पढ़ाई करना चाहिए. अभी वो समझो कॉलेज नहीं जा रहा, घर पे सो रहा है ना, तो इट्स आवर मिस्टेक.
समझा तो इधर सो के कुछ फायदा नहीं, फिर कॉलेज जा, ओके, वहां पे बैठ, अटेंडेंस कंप्लीट कर, मैं इधर भी थोड़ा ज्ञान ले, उधर भी थोड़ा ज्ञान ले, ऐसे हो जाएगा। पर घर पे पढ़ाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा है तो कंपलसरी कॉलेज जाना इंपॉर्टेंट है।